हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे सीडीपी के लेक्चर चल रहे हैं और सीडीपी में आज का जो नया पॉइंट है बच्चों वो है लैंगिक मुद्दे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी एग्जाम होते हैं इस तरह के सब में ही पूछा जाता है, सबके सिलेबस में है भी। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैं हैंड डाल लेता हूँ। लैंगिक मुद्दे, ये हम हिंदी में बोल सकते हैं इसे, और इंग्लिश में बोलना चाहिए जेंडर प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। जेंडर प्रॉब्लम्स। तो जैसा कि हम जानते हैं लैंगिक मुद्दे का मतलब यह है कि जो जेंडर है, मेल है और फीमेल है, पुरुष और महिला है, उसको लेकर जो है समाज में उनके प्रति क्या दृष्टिकोण है, समाज उनके बारे में क्या सोचता है कि किस एज में उन्हें क्या करना चाहिए, या उनके जो अपने रुचि हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, उनके हिसाब से वो समाज में किस तरह से अपनी भूमिका देते हैं। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स इसमें आएंगे समाज के लिए भी और अपने स्वयं के लिए भी, उन सबको सब कवर किया जाएगा और यही चीज़ जो है सिलेबस में है। तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग है हमारा वो तो हो गया लैंगिक मुद्दे यानी कि जेंडर प्रॉब्लम्स। अब इसके अंदर भी जो हेडिंग है वो है समाज में लैंगिक मुद्दे। समाज में लैंगिक मुद्दे, ये हमारा इसके अंदर हेडिंग हो गया है कि समाज में जो जेंडर प्रॉब्लम्स है कितना पार्टिसिपेट करती हैं, किस तरह से ये डिफाइन होती हैं चीजें, उसको हम सीखेंगे। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं जेंडर प्रॉब्लम्स, जेंडर प्रॉब्लम्स या जेंडर इश्यूज बोल सकते हैं इन सोसाइटी, इसी तरह से यहाँ भी मैंने प्रॉब्लम लिख रखा है, यहाँ भी आप इश्यूज लिख सकते हो। बाकी इन बातों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो समाज में लैंगिक मुद्दे, यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ ये कहा गया है बच्चों की जब एक बालक की आयु 13 या 14 वर्ष हो जाती है, जब एक बालक की आयु 13 या 14 वर्ष हो जाती है, तब उसके दृष्टिकोण में समाज के लिए कुछ परिवर्तन होते हैं। समाज के लिए कुछ परिवर्तन यानी कि चेंजेस होते हैं। तो यहाँ समझाया गया कि जब एक बालक की जो एज है 13 साल या 14 साल हो जाएगी, तो समाज के प्रति जो उसका सोचने का नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, जो उसके आदर्श हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और उन परिवर्तनों को हम किस तरह से महसूस करेंगे, यही हम आगे सीखेंगे। अब लैंगिक मुद्दों को लेकर यानी कि जेंडर इश्यूज को लेकर समाज में उनकी क्या भूमिका होती है, उसे हम कुछ तथ्यों से समझेंगे। तो हेड डाल लेते हैं कुछ तथ्य, जिससे आपको पता चलेगा कि समाज के निर्माण में क्या भूमिका होती है। सम फैक्ट्स, कुछ तथ्य, सम फैक्ट्स। अब इस सम फैक्ट्स में नंबर 1 डाल देते हैं। जैसे बालक और जो बालिकाएं होती हैं यानी कि बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं, वो अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं, अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने समूह को चुनते हैं तथा उनमें क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं। बालक नंबर 1 लिख रहे हैं, बालक तथा बालिकाएं यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स अपनी रुचि के अनुसार, अपनी रुचि यानी कि इंटरेस्ट के अनुसार समूहों, जिन्हें बोल सकते हैं ग्रुप्स, समूहों का निर्माण करते हैं। यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो बनाते हैं।
तो अभी जो तथ्य दिए जा रहे हैं ये किस लिए दिए जा रहे हैं? समाज में, समाज के निर्माण के लिए, कि समाज में किस तरह से भागीदारी होती है लैंगिक मुद्दों को लेकर, यानी कि मेल और फीमेल की जो पार्टिसिपेशन होता है किसी सोसाइटी में वो किस तरह से फ्रूटफुल होता है, समाज के निर्माण में वो किस तरह से भूमिका निभाते हैं। अभी जो समूह बना लिए इनके कुछ उद्देश्य होते हैं। नंबर 2, इन समूहों यानी कि ग्रुप्स के जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य को बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो होते हैं मनोरंजन, एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, पिकनिक हो सकता है, मनोरंजन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, पिकनिक हो गया, जो ये जितने भी ग्रुप हैं, जिस तरह के ग्रुप है, और क्या हो सकता है, इस तरह के ग्रुप क्या एक्टिविटी करते हैं समाज में, और हो सकता है नृत्य, डांस, संगीत, म्यूजिक और एटसेट्रा। तो इस तरह के जो ग्रुप बना लिए जाते हैं और ग्रुप बनाने के बाद उनके जो उद्देश्य होते हैं ग्रुप्स के वो कुछ इस तरह के होते हैं। और जितने भी यूथ है, जितने भी बालक और बालिकाएं हैं, सब अपने अपने ग्रुप में अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पार्टिसिपेशन करते रहते हैं, भागीदारी करते रहते हैं और कहीं ना कहीं समाज का निर्माण करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? लैंगिक मुद्दों को लेकर चल रहा। ये बात ना भूलें कि जो हमारा मेन हेडिंग है वो क्या है? जेंडर प्रॉब्लम्स है, जेंडर इश्यूज, लैंगिक मुद्दे। तो इनमें कहीं ना कहीं हम समानता देखेंगे और कहीं ना कहीं हम इसमें अंतर भी देखेंगे। अभी जो है समाज के निर्माण में चल रहा है तो समानता ज़्यादा दिखाई देंगी। बालक तथा बालिकाएं, बालक तथा बालिकाएं एक दूसरे के प्रति आकर्षण यानी कि आकर्षण रखते हैं तथा एक अच्छी वेशभूषा में यानी कि एक अच्छी ड्रेस में एक दूसरे के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इस आयु वर्ग में 13-14 साल के आयु वर्ग में जो बालक और बालिकाएं हैं, अपोजिट जेंडर है, तो एक दूसरे के प्रति क्या रखते हैं? आकर्षण रखते हैं और अपने आप को एक दूसरे के सामने एक अच्छी ड्रेस में सज धज के एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये सब दूसरा पॉइंट हो सकता है। तीसरा पॉइंट हो सकता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है नंबर 4, कभी कभी समटाइम्स ये बच्चे अपने समूह में यानी कि ग्रुप में भागीदारी यानी कि भागीदारी नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के घनिष्ठ हो जाते हैं। घनिष्ठ, क्लोज लिख सकते हैं, घनिष्ठ हो जाते हैं तथा एक दूसरे के साथ ही समय व्यतीत करते हैं तथा एक दूसरे के साथ ही समय व्यतीत
यानी कि स्पेंड करते हैं। तो पहले तो ये बताया गया बच्चों कि पहले पॉइंट में बताया गया कि जो बालक और बालिकाएं हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने ग्रुप बनाते हैं। फिर बताया गया कि जो इनके ग्रुप के जो उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये ग्रुप क्यों बनाए गए थे, तो जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, किसी का इंटरेस्ट मनोरंजन होता है, किसी का स्पोर्ट्स होता है, किसी का पिकनिक होता है, किसी का डांस होता है, इस तरह से वो उसमें भागीदारी करते हैं और कहीं ना कहीं समाज निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। बालक तथा बालिकाएं एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण भी रखते हैं तथा एक अच्छी ड्रेस में एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी जो भागीदारी होती है समूह में ज़्यादा नहीं होती, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा हो जाती है, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा घनिष्ठ हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है बच्चों नंबर 5, बच्चों में अपने समूह के प्रति भक्ति यानी कि डिवोशन बोल सकते हैं, भक्ति अधिक होती है। इस लाइन का क्या मतलब है, इस एज ग्रुप में जो बालक जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसके प्रति कुछ ज़्यादा भक्ति दिखाएगा, उसके जो आदर्श होंगे ग्रुप के, उसके जो मानक होंगे, स्टैंडर्ड वगैरह, आइडियल्स वगैरह, उन्हें ही फॉलो करेगा और किसी भी स्थिति में अपने या अपने ग्रुप का विरोधाभास नहीं देख सकता या सुन सकता। तो इस उम्र में, इस आयु में बच्चों में अपने समूह के प्रति क्या होती है, भक्ति की भावना होती है जो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ये बालक जो है समूह में सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं, एक एक्टिव सदस्य होते हैं, बालक या बच्चे समूह में सदस्य यानी कि मेंबर होते हैं, अतः उनके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी में कुछ गुण यानी कि क्वालिटीज, मेरिट्स आ जाते हैं, जैसे सहयोग, जिसे कोऑपरेशन कह देते हैं, दया, कंपैशन कह देते हैं, इस तरह के गुण आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है कि जाने अनजानों में जब वो समूह की भागीदारी करते हैं, समूह के लिए अपने मन में भक्ति रखते हैं, तो एक दूसरे से क्या करते हैं, सहयोग भी करते हैं, एक दूसरे की बात भी सुनते हैं, जिससे उनका भाषा विकास भी होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, और अपना जो व्यक्तिगत विकास है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, वो भी हो रहा है। तो चौतरफा एक तरह से विकास हो रहा है समाज के निर्माण में, बालक और बालिकाएं जो अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, इस आयु वर्ग में बच्चों का अपने माता पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद भी हो जाता है, विवाद जिसे डिस्प्यूट कह सकते हैं, विवाद भी हो जाता है। क्योंकि ये जो एज होती है, इस एज में जो बालक होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने प्रति काफ़ी अवेयर रहते हैं, अपनी बातों को जो है सही बताना या सही जताने का प्रयास करते हैं। जो उनके जो माता पिता हैं उनके प्रति जो उनके आदर्श हैं वो कहीं ना कहीं विरोधाभास में होते हैं, और जो माता पिता का तालमेल या माता पिता के साथ उस समय उनका समायोजन सही नहीं हो पाता है,
जिसकी वजह से कभी ना कभी वाद विवाद यानी कन्फ्यूजन भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको 7 पॉइंट बताए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग तो भी यही चल रहा है, इसे मैं रब कर देता हूँ। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। 7 पॉइंट हो गए थे। नंबर 8 पॉइंट, इस आयु वर्ग में बच्चे अपने भविष्य यानी कि फ्यूचर को लेकर काफी परेशान रहते हैं, काफी परेशान रहते हैं। वो भविष्य में क्या करेंगे, कौन सा व्यवसाय, कौन सा प्रोफेशन चूज करेंगे, अपने माता पिता के साथ जाएंगे या अपनी पहचान अलग बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब वाद विवाद, ये सब बातें कहीं ना कहीं उनके मन में चलती ही रहती हैं। तो इस एज में ऐसा देखा गया है कि भविष्य को लेकर ये काफ़ी परेशान रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है बच्चों नंबर 9, कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिन्हें लेकर ये काफ़ी चिंतित रहते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। नंबर 9, कुछ विषय, कुछ पॉइंट्स, कुछ विषय ऐसे हैं जो इन बच्चों के लिए काफी चिंता यानी कि वरी का विषय होते हैं, जिनके बारे में काफी परेशान रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। जैसे जॉब, कौन सी जॉब है या कौन सी जॉब करना चाहेंगे, परिवार की स्थिति, परिवार की स्थिति, पोजीशन ऑफ फैमिली, धन यानी कि मनी, प्रेम यानी कि लव, तथा शादी यानी कि मैरिज। अन्य भी कुछ विषय हो सकते हैं। ये विषय 24 घंटे उनके साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करते रहते हैं और इनके बारे में बच्चे सोचते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचने के बाद कहीं ना कहीं वो अपनी एक्टिविटी भी चेंज करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी में ज़्यादा भागीदारी करते हैं या अपने फ्यूचर को से डायरेक्शन देने का प्रयास करते हैं। इससे भी समाज में जो है उनकी भूमिका बनती है। नंबर 10 पॉइंट, इस उत्तेजना की वजह से, इस उत्तेजना जिसे बोल सकते हैं एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना की वजह से ही उनका भविष्य बनता है, उनका भविष्य यानी कि फ्यूचर डिसाइड होता है, बनता है। तो इस अवस्था में जितने ज़्यादा उत्तेजित होते हैं कहीं ना कहीं चिंता जो है उन्हें उनकी कार्यशैली तक ले जाती है, एक वर्किंग एफिशिएंसी उनको बढ़ा देती है। कहीं ना कहीं वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करते रहते हैं, समाज का निर्माण करते रहते हैं और अपना जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, व्यक्तिगत जो विकास है, वो भी साथ साथ करते रहते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो है 10 पॉइंट समझाए हैं और हमारा जो मेन हेडिंग था जैसे आप देख रहे हो क्या है, लैंगिक मुद्दे हैं, जेंडर इश्यूज और समाज में जो लैंगिक मुद्दे। फिर मेरा सब हेडिंग था कि समाज में इनकी भागीदारी कैसे होती है, क्या क्या इनकी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से समाज की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और समाज के निर्माण में कहीं ना कहीं इनकी कम या ज़्यादा भूमिका रहती ही रहती है। उसके बाद
आगे चलेंगे अब हम नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों। यहाँ तो हमें कुछ समानता देखने को मिली कि जो लैंगिक मुद्दे हैं उन्हें लेकर क्या समानते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग में लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव ये हमारा हेडिंग है, जिसे बोल सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कि समाज में लैंगिक भेदभाव क्या है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने इस विषय को लेकर अपनी काफी शोध किए हैं और काफी अनुसंधान किए हैं, और शोध करने के बाद जो सैंपल सामने आए हैं, शोध अनुसंधान करने के बाद यानी कि रिसर्च करने के बाद जो सैंपल आए हैं, सैंपल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श। प्रतिदर्श इंग्लिश में बोल देते हैं सैंपल। तो इसके जो है इन्होंने दो फॉर्म कर लिए हैं, दो भाग कर लिए हैं। ऑब्वियसली एक तो होगा पुरुष और एक होगा महिला, यानी कि मैन और वुमेन। अब इन दोनों में हिसाब से जो फॉर्म अलग अलग हैं, जो सैंपल इनके अलग अलग आए हैं, इन्होंने इसमें क्या भेदभाव देखे हैं, किस तरह से अपने तथ्यों को बताना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। तो जो भेदभाव होते हैं उसे भी हम कुछ तथ्यों से समझेंगे कि समाज में या सामाजिक भूमिका में जब एक पुरुष और महिला की बात की जाती है भागीदारी की, तो क्या भेदभाव अपनाया जाता है या क्या ऐसी मेंटलिटी होती है जो उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है। तो इसमें पहला पॉइंट है बच्चों शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास में ये पहला पॉइंट हो गया। इन फिजिकल डेवलपमेंट एक अंतर तो यहां देखने को मिलता है कि जब बालक और बालिकाएं धीरे धीरे अपनी आयु को प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे उनकी आयु में वृद्धि होती है, तो कहीं ना कहीं उनके जो शरीर में कुछ अंग होते हैं उनमें भी अंतर पाया जाता है। जैसे देखा गया है कि बालिकाओं में कुछ वृद्धि ज़्यादा होती है बालकों के मुकाबले एक निश्चित आयु में। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि शारीरिक विकास में भी लैंगिक भेदभाव है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। उसके बाद दूसरा कौन हो सकता है, सांवेगिक अंतर हो सकता है। हाँ लिख लेते हैं इधर। दूसरा हो सकता है सांवेगिक। सांवेगिक विकास में भी अंतर पाया जाता है। ये जो सांवेगिक विकास है तो बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं इसकी। इमोशनल डेवलपमेंट, तो आप जानते हैं संवेग क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। अगर मान लिया मैं एक बालक की बात करता हूँ, एक बालिका की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इनके संवेगों में भी काफी अंतर होता है। जैसे मान लो एक बालक है तो बालक में जो है क्रोध ज्यादा आता है, जबकि बालिका में संयमशीलता सहनशीलता वो ज्यादा होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है कि सामूहिक विकास को दिखाता है कि सामूहिक रूप से भी इनमें अंतर पाया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से इनमें अंतर पाया जाता है। कैसे? नंबर 3, अगर मैं बालकों की बात करता हूं, अगर मैं पुरुषों की बात करता हूं, मेल्स की, तो इनमें तर्क करना यानी कि जो इनकी रीजनिंग पावर होती है ये ज्यादा मजबूत पाई गई है बालिकाओं की तुलना में। जो लॉजिकल पावर है, जो अनुसंधान किए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, रिसर्च की है, उनके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं बालिकाओं की तुलना में बालकों में तर्क करने की शक्ति ज्यादा पाई गई है। दूसरा, समानता ढूंढने की, समानता यानी कि सिमिलरिटी। अगर मान लिया कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें हमें समानता देखनी है, रीजनिंग जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी एक टॉपिक आता है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब भी होता है समानता, और तर्क भी क्या है? रीजनिंग है, तो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। तर्क करना या समानता की भावना या समानता देखना एक दूसरे में,
ये जो गुण है ये बालकों में ज़्यादा पाया जाता है कहीं ना कहीं। इसके बाद देखा गया है एक विषय होता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान जिसे जीके बोल देते हैं, जनरल नॉलेज बोल देते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ विषय ऐसे होते हैं, जैसे मैंने 3 विषय लिखे, ये गुण बालकों में ज़्यादा पाए जाते हैं बालिकाओं की तुलना में। इसी वजह से अगर कुछ गुण ऐसे खोजे जाएं या लिखे जाएं जो बालिकाओं में ज़्यादा पाए जाएंगे तो वो क्या क्या हो सकते हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो मैंने यहाँ लिख लिया बालिकाएं यानी कि गर्ल्स। इनमें पाया जा सकता है भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज एक। दूसरा हो सकता है शब्द भंडार, शब्द भंडार, वर्ड पावर, वर्ड पावर। तो देखा गया है कि जो वर्ड पावर है बालिकाओं के पास शब्द ज्यादा होते हैं। जैसे हमने एक पीरियड भी पढ़ा था भाषा विकास, आपके आसपास ही होगा, आपके वीडियोज में अवेलेबल है, भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट। वहां भी ये बताया गया था कि बालिकाओं में जो है कहीं ना कहीं शब्द भंडार ज्यादा होता है बालकों की तुलना में, और जितना ज्यादा शब्द भंडार होगा उतनी ही जो है भाषा में भी पकड़ होगी, तो भाषा ज्ञान भी इनका अच्छा होता है। फिर हो सकता है स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर। तो ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं और 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हम कुछ गुणों की बात करें, कुछ मेरिट्स या कुछ क्वालिटीज की बात करें, तो यहाँ भी बालकों में और बालिकाओं में काफ़ी अंतर पाया जाता है। कुछ गुण ऐसे हैं जो बालकों में अच्छे होते हैं और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बालिकाओं में अच्छे होते हैं। और हमारा जो हेडिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, लैंगिक भेदभाव, कि जेंडर के आधार पर क्या अंतर पाए जाते हैं समाज में बालकों में और बालिकाओं में, या पुरुषों में या महिलाओं में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसे मैं रब कर देता हूं। ये पॉइंट हो गए यहाँ पे 3। नंबर 4, अगर मान लिया हम स्पोर्ट्स की बात करें, खेलों की बात करें, तो खेलों में जो है बालक कहीं ज्यादा एक्टिव होते हैं बालिकाओं की तुलना में, गर्ल्स की तुलना में। क्योंकि जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ की कुछ मान्यताएं भी हैं कि बालक को जो है थोड़ा सा फ्री कर दिया जाता है माता पिता के द्वारा, लेकिन जो बालिकाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कठोर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो जो हमारे समाज का परिवेश है उनमें ये देखा गया है कि जो बालक है उससे ज़्यादा फ्रीडम है और जो बालिकाएं हैं उन्हें इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बालकों का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा होता है और बालिकाओं का कम होता है। तो ये अंतर हो सकता है। नंबर 5, समाज के निर्माण में, अगर मान लीजिए बालक बालिकाएं एक अच्छी आयु को प्राप्त कर लेंगे, वयस्क हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तो समाज के निर्माण में देखा गया है समाज के निर्माण में भारत जैसे देश में, भारत जैसे देश में बालकों की भागीदारी, बालकों की भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है। तो ये भी जग जाहिर है। भारत जैसे देश में ऐसे लिखा क्योंकि सभी देशों में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन भारत में कुछ ऐसा है, आज भी ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी परंपराएं हैं, जैसे मैंने ये बताया कि बालकों पे कुछ ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होते और बालिकाओं पे कुछ प्रतिबंध ज़्यादा लगा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक विकास है बालिकाओं का, जो सोशल डेवलपमेंट है, वो उस गति से नहीं होता जिस गति से बालकों में होता है। तो अभी हमने बच्चों 2 हेडिंग करे हैं
कि समाज में लैंगिक मुद्दे क्या होते हैं, फिर मैंने कहा लैंगिक भेदभाव क्या है समाज के हिसाब से, या बालकों में बालिकाओं में किस तरह से अंतर किया जाता है, रखा जाता है। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ और फिर से आगे फिर नेक्स्ट हेडिंग करेंगे। जो मेन हेडिंग है उसका ध्यान रखें ताकि आपको सब चीज़ें समझने में आसानी रहे। अभी जैसे हमने 15-20 मिनट पढ़ लिया है तो हमें आइडिया हो गया होगा कि जो टॉपिक है, जब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखा आता है ये टॉपिक, या जब हम इसे देखते हैं या पढ़ते हैं, तो जो एग्ज़ाम बनाने वाले हैं वो हमसे किस प्रकार के ज्ञान की अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें क्या पता होना चाहिए। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं, व्यक्तित्व में लैंगिक भेद। व्यक्तित्व में लैंगिक भेद तो हो सकता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन पर्सनैलिटी। अब जो इससे पहले हेडिंग था हमारा वो भी तो लैंगिक भेदभाव ही था, तो हाँ ये पॉइंट तो वहां भी आ सकता था, लेकिन इसे अलग से लिखा गया है और कुछ पॉइंट भी अलग से लिखे जाएंगे ताकि कुछ थोड़ा सा डीप फोकस और हो जाए। तो यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी हो रही है, व्यक्तित्व की हो रही है, पर्सनैलिटी की हो रही है। तो उसमें जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब पर्सनैलिटी पढ़ रहे थे, व्यक्तित्व पढ़ रहे थे, अलग से एक पूरा टॉपिक दे रखा है मैंने आपकी वीडियो में, वहाँ पे आप देखिएगा कि व्यक्तित्व जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अंतर्मुखी, कई बार चर्चा कर चुके हैं, अंतर्मुखी जिसे बोला जाता है इंट्रोवर्ट, और दूसरा होता है बहिर्मुखी जिसे बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट। ये बात क्या है पहले भी चर्चा कर चुका है और आप जानते भी होंगे कि जो बालक संकोची होता है, ज्यादा मिलनसार नहीं होता, अपने में ही खोया रहता है, अपने परिवेश में ही रहता है, उसके जो काम होते हैं काफी लिमिटेड होते हैं, वो क्या होता है अंतर्मुखी होता है, जो अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज ना कर पाए। जबकि बहिर्मुखी क्या होता है, समाज में उठने बैठने वाला, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाला, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे समूह और ग्रुप्स बनाए होते हैं, इसके द्वारा अपनी बातों को दूसरों को बहुत इजीली कन्वे कर सकता है। तो वो जो पर्सनालिटी होती है वो क्या होती है, एक्सट्रोवर्ट। अब व्यक्तित्व में लैंगिक भेदभाव का मतलब है, अगर मैं भारतीय परिवेश की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो बालिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अंतर्मुखी होती हैं, इंट्रोवर्ट होती हैं, और जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, बहिर्मुखी। हालांकि ये बात मैं जनरल वे में कह रहा हूँ, ये पर्टिकुलर किसी बालक या बालिका के लिए नहीं है, पर्टिकुलर किसी बॉय या गर्ल के लिए नहीं है, ये अपोजिट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम एक कॉमन बात करें, एक जनरल बात सोचें सोसाइटी के हिसाब से, क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो एक देश के परिवेश की बात करते हैं कि उस देश का जो एनवायरनमेंट है, उस देश के लोगों की यानी कि समाज की क्या सोच है, हम उसकी बात करते हैं। तो उस कॉमन के हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पर्सनैलिटी होती है गर्ल्स की, वो कहीं ना कहीं क्या होती है बच्चों, अंतर्मुखी होती है यानी कि इंट्रोवर्ट, और जो बॉयज की होती है वो क्या होती है, एक्सट्रोवर्ट होती है। तो ये एक लैंगिक भेद हो सकता है, यहाँ मैंने लिख दिया है गर्ल्स और यहाँ मैंने लिख दिया है बॉयज, नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, व्यक्तित्व में जो बालक होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनका जो रवैया होता है कहीं ना कहीं आक्रामक होता है। आक्रामक यानी कि डोमिनेटिंग होता है। जब मान लिया उनके जो बात करने का तरीका होता है कहीं ना कहीं दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को ऊपर बताना, हर एक काम में होड़ लगी रहती है और अपने आप को आगे रखना, है ना, ये बालक की विशेषता होती है। इसके उल्टे जो बालिका होती है, ये जो गर्ल्स होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल संयमशील होती है, विनम्रता उसमें होती है, विनम्रता का भाव होता है, जिसे बोल सकते हैं हम्बल। तो ये भी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है लैंगिक भेदभाव हो सकता है व्यक्तित्व के हिसाब से। उसके बाद कुछ ऐसी भी आदतें होती हैं जो रुचि हैं,
यानी कि जो इंटरेस्ट होते हैं, जो हैबिट है। तीसरा पॉइंट, रुचि, इंटरेस्ट। जो बॉयज हैं, बालक, उनकी जो रुचि हैं वो अलग होती हैं, और जो बालिकाएं हैं कहीं ना कहीं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो अलग होते हैं। इसी तरह से जो हैबिट्स हैं वो भी बालकों के अलग होते हैं और बालिकाओं के अलग होते हैं। तो मुख्य रूप से बच्चों ये 2-3 पॉइंट है जिसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि व्यक्तित्व में भी, समाज में क्या होता है, लैंगिक भेदभाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों आयु के विषय में लैंगिक भेद। ये व्यक्तित्व में थे, अब नेक्स्ट हेडिंग है आयु में। आयु में लैंगिक भेद। तो बोल सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एज। आयु के हिसाब से क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं, क्या क्या भेद देखने को मिलते हैं समाज में। तो इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कुछ मुख्य बातें ये हैं कि जब कोई बालक का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं आयु के हिसाब से उनमें काफी परिवर्तन होते रहते हैं, बालक में भी और बालिकाओं में भी। जैसे 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 आयु बढ़ेगी बालक की भी और बालिकाओं की भी, तो उनके, हम पहले भी कह चुके हैं कि शारीरिक विकास में काफी परिवर्तन होता है, काफी अंतर होता है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो बालक की बनावट होती है वो कहीं ना कहीं अलग होती है, और जो बालिका की बनावट होती है कहीं ना कहीं वो अलग होती है। दूसरा अंतर, इस शारीरिक अंतर की वजह से जो बालक होते हैं और जो बालिकाएं होती हैं, जो बालक हैं, जो बालिकाएं हैं, जो बालक हैं वो थोड़ा कठोर होते हैं, और जो बालिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कोमल होती हैं। बालक जो है किसी भी प्रकार का कठोर कार्य कर सकता है, जबकि शायद बालिका हर प्रकार का कठोर कार्य ना कर पाए, जैसे कि हम समाज में देखते हैं, महसूस करते हैं। तो ये भी इनमें अंतर हो सकता है बच्चों। और आयु में जैसे जैसे वृद्धि होगी तो तीसरा अंतर आ सकता है सामवेगिक। सामवेगिक अंतर होता है, इमोशनल डिफरेंस। चीजों का जो सोचने का तरीका है, जो सोचने का नजरिया है, बालकों में अलग होता है और बालिकाओं में अलग होता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, संवेगों की वजह से होता है, इमोशंस की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हो सकता है बच्चों जाति के विषय में जो लैंगिक मुद्दे होते हैं वो देखते हैं। जाति के विषय में लैंगिक मुद्दे, ये थोड़े से मैंने आपको अंतर बता दिए पहले। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं जाति के विषय में लैंगिक मुद्दे। ये हमारा मेन हेडिंग है कि समाज के अंदर जाति के विषय में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, क्या क्या समानताएं हो सकती हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा देश है जो भारत है, पहले से मैं इसमें लिख देता हूं, जेंडर इश्यूज इन कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी। ठीक, तो मैं कह रहा था कि जैसे जैसे भारतीय परिवेश में हम जानते हैं कि बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे जो है राज्य हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग जाति है। तो जाति के विषय में भी बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी हैं, और एक वर्ग ऐसा होता है कि जो बहुसंख्यक है देश के अंदर।
जिसे मेजोरिटी कह देते हैं। तो इनके सोचने में, इनके दृष्टिकोण में भी अंतर होता है। जाति के विषय में मैं बात कर रहा हूं कि क्या लैंगिक मुद्दे हो सकते हैं समाज के अंदर। कि अगर मान लिया कहीं किसी वर्ग की जनसंख्या या संख्या कम है और एक वर्ग की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो उनके सोचने का नज़रिया, उनकी समाज में भागीदारी भी प्रभावित होगी। ठीक, दूसरा पॉइंट हो सकता है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, कुछ SC, ST या OBC यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के मान लिया कुछ बालक हैं और कुछ जो है सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी में है, जो वे भी बालक हैं। तो इनकी सोच में, इनके क्रियाकलाप में कहीं ना कहीं अंतर पाया जाता है, सामाजिक भेदभाव पाया जाता है, व्यक्तिगत भेदभाव भी पाया जाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है लैंगिक भेदभाव का। तीसरा, जाति के विषय में जैसे जैसे अपने समाज के परिवेश में चीजों को फील करेंगे और अपनी आयु में वृद्धि प्राप्त करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनके सामाजिक विकास में भी अंतर देखने को मिलता है। सामाजिक विकास में अंतर देखने को मिलता है। डिफरेंस इन सोशल डेवलपमेंट, जिसे हम पहले कह चुके हैं कि जो बालिकाएं हैं वो ज़्यादा समाज में अपनी भागीदारी नहीं कर पाती, जैसे कि हमारे देश में जो परिवेश है अभी भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इनमें भी अंतर पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है बच्चों, शिक्षा में लैंगिक मुद्दे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ जा रहे हैं, शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यूज इन एजुकेशन, बहुत सारे मुद्दे हैं और आप फील भी करते हैं इन चीज़ों को। बाकी देखिए मैं क्या क्या बताता हूँ, क्या क्या समझाता हूँ आपको, या मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताने का प्रयास किया है। हम अपने ही परिवेश की बात करते हैं, क्योंकि अगर मान लिया हम कल टीचर बनते हैं तो हमें जो शिक्षा देनी होगी हमें अपने समाज को ही देनी होगी। तो हमें कहीं बाहर किसी देश में या विदेश में जाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा में लैंगिक मुद्दे ही हो सकते हैं कि माता पिता की भी सोच होती है, माता पिता के द्वारा, बाई पेरेंट्स, माता पिता की भी ये सोच होती है कि कहीं ना कहीं अगर एक बालक है और एक बालिका है, तो जो बालक है उसे शिक्षा के अधिकार ज़्यादा दिए गए हैं और बालिका के जो अधिकार है, शैक्षिक अधिकार जो है उन्हें कम दिए गए हैं। माता पिता ये समझते हैं, सोचते हैं कि जितना पैसा खर्च एक बालिका की शिक्षा पर होगा तो कहीं ना कहीं वो पैसा बचा के रखा जाए या सिर्फ एक हद तक ही पढ़ाया जाए, एक लिमिट तक ही बस नॉलेज होनी जरूरी है। बहुत से जो अभी भी गाँव ऐसे हैं बैकवर्ड, जहाँ सिर्फ 5वीं कक्षा तक या 8वीं कक्षा तक ही बालिका को पढ़ाकर उसकी पढ़ाई रोक दी जाती है और सिर्फ ये सोच हावी होती है कि जो उनके काम है वो घरेलू काम करना है या कहीं शादी वगैरह करके सेटल हो जाना है, सिर्फ इतना ही इन्हें जानकारी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जानकारी होनी नहीं चाहिए। तो माता पिता के द्वारा भी ये सोच होती है, द्वारा भी एक अलग सोच है, एक अलग थिंकिंग है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भी लैंगिक भेदभाव नजर आता है। दूसरा, शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा बाय टीचर। अब बाय टीचर कैसे हो सकता है? जो शिक्षक है उनके लिए तो बालक और बालिकाएं दोनों एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन आप समझें जो शिक्षक है वो भी तो एक समाज का ही भाग है, कहीं ना कहीं उसका भी एक परिवार है, कहीं ना कहीं उसकी भी एक फैमिली है। तो जब कभी वो किसी फैमिली से जुड़ा हुआ है तो उसकी भी जो सोच है उसी समाज के अनुसार होगी जैसे कि वो उसकी सोच अपने घर में है। तो अगर मान लिया एक माता पिता है, लेकिन जो शिक्षक है ये भी तो एक माता पिता है, भले ही चाहे वो उसके बच्चे उस स्कूल में ना पढ़ते हो,
लेकिन जो सोच है, जो सामाजिक स्तर है, वो तो कहीं ना कहीं शिक्षक में भी यही आएगा। तो ये शिक्षक भी कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि जो बालक के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं और बालिकाओं के लिए कम प्रयास करते हैं। कि बालिकाएं का पता है कि थोड़ा बहुत या कुछ साल ही पढ़ने वाली हैं, जबकि बालक जो है बहुत ही लंबा पढ़ने वाले हैं। तो शिक्षक के द्वारा जो सोच होती है, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है बच्चों, जो कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए होते हैं, उनके लिए ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि बालक को पढ़ाया जाए या बालिका को। ध्यान लिख रहा हूं, आर्थिक कारण, छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट समझा रहा हूं मैं। आर्थिक कारण, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बस मैंने यहां लिख दिया फाइनेंशियल। कि अगर मान लिया कोई परिवार है जो आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है और उसके पास उसके बच्चे बालक भी हैं और बालिका भी हैं, बॉय भी हैं, गर्ल भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो बालक को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी सोच ये है कि आगे इस परिवार का जो बोझ उठा पाएगा वो बालक उठा पाएगा, बालिका नहीं उठा पाएगी। तो ये कुछ अंतर होते हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं, और कहीं ना कहीं समाज में लैंगिक मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं इन कारणों की वजह से। तो बच्चों का टॉपिक पूरा हो गया है, और इसमें ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है या कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके लिए आप परेशान रहो, बस यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया है समाज में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यूज अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, या किसी समाज की या हमारे देश की जो एक सोच है लैंगिक मुद्दों को लेकर वो क्या है। चलिए इस पीरियड में इतने रहने देते हैं, जल्दी नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।